हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया ट्राई कर रहा है। जितने भी अदर कंट्रीज ने ट्राई किया है उन्हें इसमें सक्सेस नहीं मिली है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इन्हें बंद कर दिया है। दैट इज द कंडीशन। अब कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका रेलेवेंस है, और एनजीओस और सोशल सेक्टर के लिए खासकर जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिए यह क्या पॉजिटिव होल्ड करता है, ये सब अपन इस वीडियो में बात करेंगे। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्नति फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा रिसीव किया है। इन्होंने क्लोज टू 1.8 करोड़ रुपीस का फंडिंग लिया है और इस फंडिंग के बदले इन्होंने ये इंश्योर किया है करीब करीब 10,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चों को ये और ज्यादा स्किल देंगे जॉब ट्रेनिंग के लिए। दैट इज अ बेसिक बैकग्राउंड। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यदि अपन बात करें स्टॉक एक्सचेंज, तो सिंपल बातों में यदि अपन समझे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सिंपल शब्दों में दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म काम करता है स्टॉक एक्सचेंज की तरह। तो चाहे ये हो सकता है एनएससी, चाहे ये हो सकता है बीएससी, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो। अब आप एक तरफ रहते हैं इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर मे बी रिटेल या एफआईआईस हो सकते हैं, डीआईस होते हैं, फाइनेंशियल, कोई भी इन्वेस्टर हो सकते हैं, और यहां पर होती हैं कंपनीज। तो जब कंपनीज को पैसा उठाना रहता है तब वो इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं बाय इशूइंग देयर शेयर्स या स्टॉक्स, जो एक काइंड ऑफ ओनरशिप देती हैं इन्वेस्टर्स को। और इसके बदले में कंपनी क्या करती हैं, उन्हें एक रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। दैट रिटर्न वुड बी, ये इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है या ओनरशिप की वजह से जो उन्हें प्रॉफिट मिले वो हो सकता है। इस तरीके से होता है। तो दिस इज हाउ अ स्टॉक मार्केट वर्क्स। लेकिन यदि अपन इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज लगा दें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है कि सोशल कुछ एक्स्ट्रा आए, जैसे कि कुछ सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए काम हो। तो यहां पर कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं कर सकती, बट एक ऐसी नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट जो भी कंपनी है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरह काम कर रही हो। अब इसमें क्या इंश्योर होगा कि इन्वेस्टर्स पैसा तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में साथ ये इस पर भी अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं कि इनका जो वर्क डोमेन है वो कैसा है, और क्या ये जो आउटपुट बोल रहे हैं वो सोशल आउटपुट्स को दे रहे हैं कि नहीं, ये भी एक मॉनिटरिंग रह जाएगी। तो इन्वेस्टर का बस काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा कमाने के साथ साथ एक सोशली बेनिफिशियल कॉज को प्रमोट करना भी है। ये मतलब होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। यदि इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखें तो सबसे पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2019 बजट 2019 में निर्मला सीतारमन जी इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज की थी, और अभी फाइनली पहली बार एक इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में उन्नति फाउंडेशन को एनलिस्ट किया गया है। अब बीएससी और एनएससी जो है वो इसके लिए पूरा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगी, एंड इसमें खासकर मिनी सोशल एंटरप्राइजेस या पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो एनजीओस वगैरह इससे लिस्ट करके फायदा उठा सकते हैं। ये किस तरीके से फंडिंग उठा सकते हैं, उसके लिए है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। यदि अपन समझते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में यदि अपन समझें तो जब जब जो बॉन्ड थी पहले इशू की जाती थी उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे अलग अलग कूपन्स बने हुए थे और उसे फाड़ फाड़ के जब दिया जाता था मंथली बेसिस में जो भी इन्वेस्टर को। तो सपोज आप इन्वेस्टर हो, आपको ये बॉन्ड मिला, जब आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद जब आपको मंथली पेमेंट लेनी थी तो आप जिनकी बॉन्ड है उनके पास गए, ये एक फाड़ के दिए उनको, तो इसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए इनको बोला जाता था कूपन बॉन्ड। अब यानी कि कूपन क्या था, आप एक कूपन दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट वाज अ बेसिक मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। अब इसमें क्या होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल में, कि आपको ये जो इशू रहता है, सपोज इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट जीरो रहा,
यानी कि सपोज इस बॉन्ड की वैल्यू जो है आपने 100 रुपए में इस पे लिखा है, तो जब आप खरीदने जाओगे इस शेयर को तो ये लेट से कुछ कम वैल्यू 80 रुपीज में आपको बेचा जाएगा, और जब फाइनली आप इसको रिडीम करोगे तो आपको 100 रुपीज मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन द दिस टू ₹20, ये जो बढ़ा ये आपका इंटरेस्ट का काम किया। यानी कि जो बीच में इंटरमीडिएट टाइम पर आपको इंटरेस्ट मिलता था वो नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल आफ्टर द टेन्योर एक्सपायर्स आपको जो प्रिंसिपल है वो वापस मिल जाएगा। तो सपोज आपने 80 लगाया तो आपको 100 मिल गया लास्ट में, और जो डिफरेंस है वो आपको एक तरीके से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इंटरेस्ट की तरह मिल गया। दैट इज हाउ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड वर्क्स। तो इस तरीके से कंपनी पैसा उठा के कर सकते हैं। इट वुड, अब देखो जब भी कोई कंपनी बोल रही है कि हम इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे या सोशल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, तो केवल बोलने से नहीं होता है। यदि स्टेचरी बैकिंग है, किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीएससी एनएससी की बैकिंग है, तो यहां पर एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड होना चाहिए जो कंपनी के जो क्लेम्स हैं उसको वापस से स्टडी करे और उनको वेरीफाई करे, ये स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करे कि बिल्कुल ये कंपनी इसी तरीके से काम कर रही है। अब यदि अपन इसका देखें फायदा क्या होता है, तो सबसे पहले यदि अपन एनजीओस की बात करते हैं तो एनजीओस को डोनर्स ज्यादा मिल गए। यदि आप देखो कोई भी कंपनीज होती हैं वो अपना आईपीओ लिस्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या एनजीओस के पास उतना पैसा है कि वो आईपीओ की शेयर्स इशू कर सकती, उतनी रीच है नहीं है। तो ये फंडिंग अवेलेबल करके आप एनजीओस को एक मौका दे रहे हो कि इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हो। सेकेंड बात, आप खुद सोचो यदि आपको एनएससी बीएससी ये सब का टैग मिल गया तो कंपनीज क्या जो इन्वेस्टर हैं वो क्या सोचते हैं, ये एनजीओ ऑथेंटिक है, तो फंड एसेसिबिलिटी इससे बढ़ेगी। फाइनली रिसोर्सेस अच्छा रीच मिलेगा। यदि अपन डोनर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो डोनर्स को डबल फायदा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है प्लस सोशली जो उनके गोल्स हैं, जैसे मान लो मेरा कोई गोल है कि मैं पेट जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनके वेलफेयर में काम करूं, तो मैं ऐसी एनजीओ का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं जो इस गोल पर काम कर रही है, तो मुझे पैसा भी मिला और साथ ही साथ जो मेरी इच्छा थी वो भी उनके थ्रू पूरी हो रही है। तो सोशल गोल्स कुड हेल्प बाय यूजिंग दिस मेथड। फाइनली यदि सोसाइटी की तरफ देखोगे तो एक बेटर सोसाइटी की तरफ सब बढ़ रहे हैं, जहां पर सोशल गोल्स और अलग अलग गोल्स सोशली मोटिवेटेड कॉजेस की तरफ कंपनीज इंस्पायर हो रही हैं। इससे पूरी की पूरी एक वैल्यू चेंज जो रहती है, लोगों को प्राथमिकता मिलेगी कि हाँ आप इसमें काम करो, इन्वेस्टर्स को एक जरिया मिलेगा और सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप देखोगे इससे रिलेटेड सेबी ने बहुत सारे नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं कि इसका आउटरीच जो है बढ़ जाए। दैट इज द नंबर वन। जैसे क्या स्टेप्स लिए हैं, जैसे सेबी ने अभी जो मिनिमम एप्लीकेशन है उसको कम कर दिया है। जैसे पहले यदि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, तो पहले मुझे मिनिमम से मिनिमम 2 लाख रुपए की शेयर खरीदनी ही पड़ती इस स्टॉक एक्सचेंज में, बट अब इसे 10,000 कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशली ड्रिवन कॉसेस से जुड़े। सिमिलरली पहले जो इशू साइज थी, मिनिमम से मिनिमम कोई एनजीओ उठाना चाह रहा है तो 1 करोड़ का लोन उठाना ही पड़ेगा, अब इसे कम करके 50 लाख सब्सक्रिप्शन के जरिए उठाया जा सकता है, कम अमाउंट में भी लिया जा सकता है। फाइनली यदि अपन चैलेंजेस देखें तो सिंपल सी बात है, अभी कुछ नॉर्म्स फेवरेबल नहीं है, सीएसआर फंड्स को इसमें चैनलाइज नहीं किया जा सकता। सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का जो 80G है जिसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपए, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी आप कोई चैरिटी ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हो लेकिन उसमें अभी आपको 1.5 लाख का रिबेट नहीं मिलेगा। फाइनली बहुत सारी कंट्रीज ने ट्राई किया है, डेवलप्ड वर्ल्ड ने पर्टिकुलरली, बट कभी भी सफलता नहीं मिली है। और अकाउंटिंग नॉर्म्स चैलेंजिंग होते हैं। क्यों चैलेंजिंग होते हैं? क्योंकि इसमें एक बड़ा खतरा जो आता है कि जो सीएस रहते हैं या जो कंपनीज रहती हैं वो स्टैंडर्ड्स को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करती हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि काम ये वही कर रहे हैं लेकिन बस ये शुगर कोटेड काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से फॉल्स पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर के पास। और फाइनली एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज का मेजर काम क्या होता है? रिटर्न प्रोवाइड करना।
क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेजरली इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। ये ऐसी जगह काम करते हैं जहां सरकार काम नहीं कर रही है, जहां पर वायबिलिटी और रिटर्न कम रहे। तो क्या ये आपको जो रिटर्न देंगे या प्रॉफिट देंगे वो ट्रेडिशनल के बराबर देंगे? बिल्कुल नहीं, ये कम देंगे। इस वजह से इनका फेलियर का ये एक मेजर रीजन रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल यू इन्वेस्ट मेजरली फॉर अ सोशल और अ फिलैंथ्रोपिक कॉज, आप इसमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टर होके नहीं करोगे क्योंकि रिटर्न कम आएगा। सिंपल सी बात है। फाइनली यदि अपन बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है नॉन प्रॉफिट कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन फॉर प्रॉफिट भी कर सकते हैं। लेकिन मंजूरी क्या है? उनका कोई सोशल इंटेंट होना चाहिए। ये सोशल जो कॉजेस हैं, ये जो सेबी का लिस्ट आया है, इसमें नॉर्म्स आए हैं, वो डिफाइन है, नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी एंड पीएससीज। और 67% ऑफ द एक्टिविटीज जो हैं वो इसी सोशल कॉज की तरफ, जो फंड है वो इसी सोशल कॉज की तरफ डायरेक्टेड रहना चाहिए। फाइनली यदि 50% से ज्यादा फंडिंग किसी भी बॉडी को कॉर्पोरेट से मिलती है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बेसिक क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिया को बेहतर, सोशली इंक्लूसिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली या अदरवाइज इंडिया की जो एनग्रेन्ड सोशल इंस्टिंक्ट है उनको चैनलाइज करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। क्या ये सक्सेस होगा? ये डिपेंड करता है कितना इसको पॉपुलराइज किया जाए और कितना लोग इस जो कंपनीज हैं और लोग दोनों इस कॉमन कॉज से कनेक्ट कर पाए। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।